हेलो बच्चों, जैसा कि मेरे पिछले वीडियो में आपने देखा कि मैंने आपको प्रकाश के परावर्तन के बारे में कुछ बताया था। उसमें आपने देखा कि प्रकाश क्या है। प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसके द्वारा जो किसी वस्तु को देखने में सहायता करती है। दूसरी चीज मैंने आपको बताया था कि परावर्तन क्या होता है, कि जब कोई प्रकाश किरण किसी चिकने चमकदार तल से टकराकर वापस लौटती है तो इस घटना को हम लोग प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। दूसरी चीज, परावर्तन के दो नियम हमने बताए। क्या था? पहला नियम कि आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल में आपतन बिंदु पर मिलते हैं, और दूसरा था कि आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो जब भी किसी तल से परावर्तन होता है प्रकाश किरणों का, तो वो इन दोनों नियमों का पालन अवश्य करती है, क्योंकि इन दोनों नियमों का बिना पालन किए हुए कहीं पर भी परावर्तन नहीं हो सकता। तो हमने एक आपको उदाहरण दिया था कि जब आप कभी मॉर्निंग में तैयार होते हो और किसी शीशे के सामने, जिसे आप लोग शीशा कहते हो, मिरर के सामने हम खड़े होते हैं, तो हमें अपने ही जैसा एक अक्स दिखाई देता है, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रतिबिंब। तो आज हम स्टार्ट प्रतिबिंब से करेंगे। एक्चुअल में प्रतिबिंब होता क्या है? वस्तु तो हम हो गए, पर प्रतिबिंब क्या हुआ? हमारे सामने जो हमारे ही जैसी आकृति दिखाई दे रही है वो हमारा प्रतिबिंब हो गया। तो प्रतिबिंब वास्तव में बनता कैसे? प्रतिबिंब बनाने के क्या नियम होते हैं? प्रतिबिंब हम किसे कहते हैं? तो प्रतिबिंब जो है, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे प्रतिबिंब। प्रतिबिंब को हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं? इमेज। एक होता है बिंब, एक होता है प्रतिबिंब। बिंब मीन्स हो गया वस्तु, ऑब्जेक्ट, और इमेज यानी प्रतिबिंब, जो कि हमें बिंब के अलावा कुछ दिखाई देता है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए होता क्या है कि जब भी कोई प्रकाश किरण किसी परावर्तक तल पर पड़ती है और वहां से टकराकर वापस लौटती है, तो जो हमारी परावर्तित किरणें होती हैं वो एक दूसरे को जिन बिंदुओं पर, जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु, वह बिंदु वो हमारी वस्तु का प्रतिबिंब होता है। अर्थात कि प्रकाश, अब एक किरण तो यहाँ से हम बनाएंगे नहीं। मान लीजिए कोई बिंदु वस्तु हमारी है, बिंदु वस्तु से एक से ज्यादा किरणें आपकी चल सकती हैं, बहुत सारी अनंत किरणें चल सकती हैं। तो कम से कम कोई भी दो किरणें हम लेंगे, तो उन दो किरणों का हम लोग आपतन कराएंगे परावर्तक तल पर, और फिर उसके परावर्तन के पश्चात वो एक दूसरे को जहां पर भी काटेंगी वहां पर क्या होता है? प्रतिबिंब प्राप्त होता है। अब किरणें अगर वास्तव में काट रही हैं, प्रतिबिंब हमारे दो तरह के होते हैं। एक होता है वास्तविक प्रतिबिंब, वास्तविक, रियल, ये वर्ड हमारा वास्तव से बना है। और दूसरा होता है आभासी। आभासी प्रतिबिंब, आभासी यानी वर्चुअल। वर्चुअल। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि आभासी प्रतिबिंब और वास्तविक प्रतिबिंब कैसे बन रहा है। कि अगर किरणें हमारी वास्तव में काट रही है, परावर्तित किरणें हमारी वास्तव में काट रही हैं, तो वहां पर हमें वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त होगा। और अगर वास्तव में नहीं काटती, केवल हमको उसका आभास होता है, तो वहां पर हमारा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब प्राप्त होता है। तो हम लोग उदाहरण लेते हैं एक समतल दर्पण, जो हम लोग जनरली मिरर घरों में यूज करते हैं। तो ये हमारा एक समतल दर्पण हो गया। इसके सामने अगर कोई हम बिंदु वस्तु ओ रखते हैं, ये हमारे क्या हो गई? वस्तु हो गई। इससे चलने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर काटेंगी वो इस वस्तु का, बिंदु वस्तु का प्रतिबिंब होगा। तो पहले हम एक किरण चलाएं, ओ ए, ये हमारा आपतित किरण हो गई। आपतित किरण जिस बिंदु पर गिर रही है, ये हमारा आपतन बिंदु हो गया। इस आपतन बिंदु पर हम लोग क्या खींचेंगे? अभिलंब खींचेंगे। ये कोण हमारा आई हो गया। अब दर्पण से परावर्तन होगा तो अभिलंब के दूसरी ओर होगा। अभिलंब के दूसरी ओर ये हमारी परावर्तित किरण हो गई ए बी। ये ओ ए आपतित किरण और ए बी परावर्तित किरण। अब
सिंगल किरण तो एक दूसरे को कभी काट ही नहीं सकती, तो हम O से चलने वाली कोई दूसरी किरण ले लेते हैं। सपोज हमने उसको अभिलंबवत ले लिया। अगर हमने अभिलंबवत ले लिया OA डैश, तो हमने कल आपको बताया था कि अगर जो किरण अभिलंबवत आती है वो अभिलंबवत ही परावर्तित हो जाती है, यानी इसी मार्ग पर वो वापस लौटती है। अब आप ये देख सकते हो कि एक परावर्तित किरण हमारी AB और एक परावर्तित किरण क्या है A डैश O। क्या ये दोनों किरणें एक दूसरे को इधर की ओर कहीं काट सकती हैं? इनके बीच की जो दूरी है लगातार बढ़ती जा रही है, तो ये किरणें कभी भी दर्पण के सामने एक दूसरे को नहीं काटेंगी। अब चूंकि ये दोनों समांतर भी नहीं है, केवल दो समांतर किरणें ही ऐसी हो सकती हैं जो एक दूसरे को कहीं ना काटे, तो ये समांतर भी नहीं है, तो इनको अगर हम दर्पण के पीछे की ओर बढ़ाते हैं दोनों किरणों को, तो ये एक दूसरे को किसी बिंदु I पर काटती हुई नजर आती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये दोनों किरणें बिंदु I से आ रही हैं, तो ये बिंदु I जो है वो वस्तु O का प्रतिबिंब हुआ। अब चूंकि यहाँ पर किरणें वास्तव में नहीं काट रही हैं, केवल उसका आभास हो रहा है, इस वजह से ये जो हमारा प्रतिबिंब बना है वो कैसा प्रतिबिंब बना है? आभासी प्रतिबिंब बना है। अगर ये किरणें वास्तव में वहां पर काटती तो वो हमारा कैसा होता? वास्तविक प्रतिबिंब होता। तो इससे हम ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि समतल दर्पण के द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा क्या होता है? आभासी प्रतिबिंब होता है, यानी वर्चुअल प्रतिबिंब होता है। अब समतल दर्पण सब जानते हैं, घरों में हम लोग सब देखते हैं। समतल दर्पण आपके घर में शीशा जो लगा होता है, जिसमें हम लोग सुबह अपना फेस देखते हैं, चेहरा देखते हैं, उसको अगर पहचानना होगा तो हम क्या कर सकते हैं? छुएंगे तो एकदम प्लेन होता है, स्ट्रेट होता है, तो आपका क्या हो गया? समतल दर्पण। उससे बनने वाला जो प्रतिबिंब होता है उसके कुछ गुण होते हैं, कुछ प्रॉपर्टीज होती हैं। क्या प्रॉपर्टीज होती हैं? पहली प्रॉपर्टी तो हमने यहीं पे देख ली। क्या देखी? कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होगा? आभासी प्रतिबिंब। दूसरा, हम ये देख सकते हैं कि अगर हम ज्योमेट्री अप्लाई करें तो वस्तु दर्पण से जितनी दूरी पर है, यानी ये डिस्टेंस, और प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बन रहा है कितनी दूरी पर, यानी इन दोनों में क्या संबंध हो सकता है, क्या रिलेशन हो सकती है, ये हम पहले फाइंड करना चाहते हैं। तो अब आप ये देखिए, आप ये क्यों नहीं सोचते कि क्या ये प्रतिबिंब वास्तविक हो सकता है? इसके लिए मैं आपको एक उदाहरण देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आपके घर में किसी दीवार पर, एक कमरे में एक दीवार पर मिरर लगा हुआ है, आप उसके सामने खड़े होते हो, तो अभी इसकी सहायता से हमने देखा कि हमारा जो प्रतिबिंब बनेगा वो दर्पण के पीछे बने। दर्पण के पीछे बनने का मतलब हुआ कि उस दीवार के पीछे बना। उस दीवार के पीछे का मतलब हुआ कि आपके दूसरे रूम में जाके बना। तो क्या आपका प्रतिबिंब दूसरे रूम में बनेगा? यानी ये केवल आपको आभास हो रहा है, इसलिए ये प्रतिबिंब आपका कैसा है? आभासी। अब ये डिस्टेंस की बात है कि दर्पण से वस्तु की दूरी और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी में क्या संबंध हो सकता है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? थोड़ी सी ज्योमेट्री यूज करेंगे। ये दो त्रिभुज हमारे पास है, कौन कौन सा? एक A डैश O और एक A डैश I। इसमें हम ये देखेंगे कि ये A डैश तो हमारी कॉमन हो गई, कॉमन डिस्टेंस हो गई। दूसरा, ये एंगल और ये एंगल दोनों क्या है आपके? 90 डिग्री। एंगल A डैश O और एंगल A डैश I दोनों कितने हैं? 90 डिग्री। दो चीजें बराबर हो गई। अब आप ये देखिए, ये कोण कितना है? I है, और वैसे तो हम इसको R लिखते हैं, पर I और R आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। आपतन कोण सदैव परावर्तन कोण के बराबर होता है। ये रेखा और ये रेखा दोनों एक दूसरे के समांतर है, तो ये R, तो ये भी हमारा कितना हो जाएगा? R हो जाएगा, और ये I, तो ये हमारा कितना हो जाएगा? I हो जाएगा। इसका मतलब ये दोनों कैसे हुए? एकांतर कोण हुए,
और आर कैसे हुए, संगत कोण। अब आप इन दो त्रिभुजों में देख सकते हैं कि आई और आर क्या हुआ, बराबर होगा। तो हम कह सकते हैं कोई भी दो त्रिभुज अगर है हमारे पास और एक भुजा आपकी उभयनिष्ठ है, एक एक कोण आपके क्या है 90 डिग्री है और एक कोण आपका बराबर है यानी आई बराबर आर है, तो दोनों त्रिभुज क्या होंगे, सर्वांगसम होंगे। और अगर ये दोनों त्रिभुज ए डैश ओ और ए डैश आई सर्वांगसम है तो हम कह सकते हैं कि ओ ए डैश इज इक्वल्स टू ए डैश आई। इसका मतलब ये दूरी और ये दूरी बराबर है, यानी जितनी दूर पर दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु रखी होगी उसका प्रतिबिंब भी दर्पण के पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। सपोज ये 2 सेंटीमीटर की दूरी पे आपने अगर वस्तु रखी है तो 2 सेंटीमीटर की दूरी पर ही उसका प्रतिबिंब हमें प्राप्त होगा। अब बात आती है, दो प्रॉपर्टीज हो गई, एक क्या हुई कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है, आभासी होता है, और दूसरी प्रॉपर्टी हुई कि समतल दर्पण के सम्मुख कोई वस्तु जितनी दूरी पर रखी होगी प्रतिबिंब भी उसके पीछे उतनी ही दूरी पर बनेगा। तीसरी प्रॉपर्टी हम अप्लाई कर सकते हैं कि अगर मान लीजिए उसके आकार के बारे में बात करें, क्या समतल दर्पण के द्वारा बनी वस्तु का प्रतिबिंब वस्तु के बराबर होता है कि उससे छोटा होता है कि उससे बड़ा। ये आपने एक्सपीरियंस भी किया होगा कि आप जब मिरर के सामने खड़े होते हो तो आप जितने आपका साइज जो है या कोई वस्तु उसके सामने हम अगर रखते हैं तो उसका जो साइज होता है उतना ही साइज का आपको प्रतिबिंब भी प्राप्त होता है। तो आप कह सकते हैं कि वस्तु द्वारा दर्पण द्वारा समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब जो है वो वस्तु के आकार के बराबर होता है। तीसरी कंडीशन हमारी, तीसरी प्रॉपर्टी हमारी ये हो गई कि जितनी बड़ी वस्तु होगी उसका प्रतिबिंब भी उतना ही बड़ा होगा समतल दर्पण द्वारा बना। चौथी कंडीशन, एक आपने थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया होगा इस चीज को, जब आप किसी दर्पण के सामने समतल दर्पण के सामने खड़े होते हो और अपना बायां हाथ उठाते हो तो क्या होता है, दर्पण में कौन सा हाथ उठता है, दायां हाथ उठता है। या आप दायां उठाते हो तो दर्पण में कौन सा उठता है, बायां उठता है। आप अपना राइट चीक छूते हो तो दर्पण में वो क्या होता है, लेफ्ट चीक छूता है। इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रतिबिंब है वो उतना ही बड़ा बना है, पर अंतर क्या है, उसका साइड बदल गया है, साइड चेंज हो गया है, लेफ्ट राइट हो गया है, राइट लेफ्ट हो गया। इसे हम लोग बोलते हैं पार्श्व परिवर्तन, पार्श्व का बदलना। तो समतल दर्पण के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसका जो पार्श्व होता है वो पलट जाता है। इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपने अक्सर देखा होगा कि आपने ध्यान दिया है कि आप एम्बुलेंस वगैरह जो होता है तो उसको आप देखिए तो क्या दिखाई देता है, उल्टा लिखा होता है एम्बुलेंस, उसके आगे फ्रंट। तो एक्चुअली होता क्या है कि जब हम उसको मिरर में देखते हैं, जैसे ए हमने अगर बनाया है तो उसकी इमेज आपको ए जैसी ही दिखाई देगी, और बी अगर बनाया है तो उसकी इमेज हमको कैसे दिखाई देगी, उसका उल्टा दिखाई देगा। सी बनाया है तो सी हमें ऐसा दिखाई देगा, डी बनाया है तो डी हमें ऐसा दिखाई देगा। तो बहुत से ऐसे इंग्लिश के अल्फाबेट्स हैं जिनका पार्श्व जो है वो पलट जाता है, और कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं जिनका पार्श्व जो है वो नहीं बदलता। तो समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब में एक ये भी प्रॉपर्टी होती है कि उसका पार्श्व जो है वो बदल जाता है। तो हम लोग ये देख सकते हैं कि कौन कौन से अल्फाबेट्स ऐसे हैं जिनका पार्श्व बदलता नहीं है। एक तो ए नहीं बदलता है, बी का बदलता है, सी का बदलता है, डी का बदलता है, ई का बदलेगा, एफ का बदलेगा, जी का बदलेगा, एच का नहीं बदलेगा, फिर आई का नहीं बदलेगा, फिर जे का बदलेगा, के का बदलेगा, एल बदलेगा, एम हम एम बनाते हैं, एम का नहीं बदलेगा, फिर एन का बदल जाएगा यानी ये नहीं होगा, फिर ओ का नहीं बदलेगा, फिर पी बदलेगा, क्यू भी बदलेगा क्योंकि क्यू हमारा जो बनेगा इस तरह बनेगा और इसकी इमेज जो बनेगी वो इस तरह बनेगी, क्यू। फिर आर भी बदल जाएगा, एस भी बदल जाएगा क्योंकि एस आप अगर लिखते हो तो ऐसे, और इसकी इमेज जो बनेगी वो ऐसे बनेगी। फिर एस के बाद टी, टी का पार्श्व नहीं बदलता, यू, यू का पार्श्व नहीं बदलता, वी, वी का पार्श्व नहीं बदलता,
W का पार्श्व भी नहीं बदलेगा, X भी नहीं बदलेगा। अब Y के बारे में अगर हम बात करें तो कुछ बच्चे Y ऐसे लिखते हैं, पर एक्चुअल में जो Y लिखा जाता है वो कुछ इस तरह से लिखा जाता है। तो ये जो Y हमारा है, इस Y का पार्श्व नहीं बदलता और Z का पार्श्व जो है वो बदल जाएगा, Z हमारा कुछ इस तरह से बनेगा। तो ये हमारे कुछ ऐसे अल्फाबेट्स हैं इंग्लिश के जिनका पार्श्व बदल जाता है और इनका पार्श्व नहीं बदलता, इसको आपको ध्यान में रखना है। अब एक और इसकी प्रॉपर्टी है जिसको हम कह सकते हैं कि जैसे आपने देखा होगा कि आपके घर में कहीं छोटा मिरर होता है, कहीं बड़ा मिरर होता है, ड्रेसिंग टेबल में है तो बड़ा मिरर है, तो आपने अक्सर नोटिस किया है कि जो वॉश बेसिन पे मिरर लगे होते हैं छोटे होते हैं, तो उस मिरर में अगर आप चाहो भी तो अपना पूरी बॉडी की इमेज नहीं देख सकते, और जो ड्रेसिंग टेबल में होता है उसमें आप इजीली देख सकते हो। तो एक्चुअल में होता क्या है कि आपको कितना बड़ा, आपको अपनी पूरी बॉडी देखने के लिए, उसकी इमेज देखने के लिए आपको कितना बड़ा मिरर चाहिए। तो उसके लिए क्या है कि जितना साइज आपका ऑब्जेक्ट का है, वस्तु का है, तो जो मिरर का साइज होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1/2 ऑफ x, यानी कम से कम उसकी हाइट, उसकी लंबाई, दर्पण की लंबाई कितनी होनी चाहिए, वस्तु की लंबाई की आधी होनी चाहिए। तो ये कुछ थे हमारे समतल दर्पण से संबंधित कुछ प्रॉपर्टीज थी जिसको हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया। अब परावर्तन जो है वो खाली समतल दर्पण में नहीं होता, हमारे पास कुछ और भी दर्पण होते हैं जिसे हम लोग क्या कहते हैं, गोलीय दर्पण कहते हैं। तो अब हम चर्चा करेंगे गोलीय दर्पण के बारे में। तो गोलीय दर्पण क्या होता है? गोलीय दर्पण को एक्सपीरियंस करने के लिए हम एक उदाहरण लेते हैं, जैसे कि एक रबर की खोखली बॉल हम ले लें, रबर की खोखली बॉल हमने ले ली, वो अंदर से खाली है, या प्लास्टिक की ले लीजिए। तो आप ये देखते हो अगर वो कभी फट जाती है, आप उसको साइड से काट देते हो, तो जब आपने काटा तो कुछ वो कटोरी जैसी आकृति आपको दिखाई देती है। तो ये जो कटोरी जैसी आकृति है, इसमें एक भाग उठा हुआ होता है और एक भाग जो है वो धंसा हुआ होता है। जो उठा हुआ है उसे हम लोग उत्तल बोलते हैं, उत्तल भाग, और जो धंसा हुआ है उसे हम लोग अवतल भाग कहते हैं। आकृति कैसी है? गोलीय आकृति है। जो उठा हुआ भाग है वो उत्तल है और जो धंसा हुआ भाग है वो क्या हुआ, अवतल। स्ट्रेट नहीं है, यहाँ पे कोई भी भाग क्या है, समतल नहीं। तो इसी प्रकार से हम कंसिडर कर सकते हैं कि मान लीजिए आपके पास कोई कांच की खोखली बॉल है, जैसे ये रबर की बॉल थी वैसे ही कोई कांच की खोखली बॉल है, और उसको हमने कहीं से एक साइड कट कर दिया। तो कट करने के बाद कुछ हमको इस तरह से आकृति प्राप्त हुई। इस आकृति में एक भाग उठा हुआ रहेगा और एक भाग धंसा हुआ रहेगा, और इससे हम लोग आर पार देख सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये पारदर्शी। अभी ये दर्पण नहीं बना। अब अगर इस कांच की गोली आकृति में एक साइड में आप पॉलिश कर दीजिए, जैसा कि हमने आपको कल बताया था कि हम लोग क्या दर्पण कैसे बनाते हैं, किसी समतल कांच की प्लेट पर एक तरफ पॉलिश कर दी जाती है तो उससे दूसरा तल जो है वो चिकना और चमकदार हो जाता है, तो वो हमारे दर्पण की भांति व्यवहार करता है। तो वैसे ही यहाँ पर भी है कि अगर हमने एक साइड पे पॉलिश कर दी तो दूसरा भाग इसका क्या हो गया, चमकदार हो जाएगा। मान लीजिए हमारी आकृति ये है, इसके हमने धंसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी तो इसका उठा हुआ भाग जो है वो चिकना चमकदार हो गया, और इसका क्या है, धंसा हुआ भाग चिकना चमकदार। तो अब ये हमारे दर्पण की भांति व्यवहार करने लगे, तो ये दोनों हमारे क्या कहलाते हैं, इनको हम लोग कह सकते हैं गोलीय दर्पण। क्या कहेंगे, गोलीय दर्पण या स्फेरिकल मिरर इंग्लिश में, स्फेरिकल मिरर। अब
हमने आपको बताया पहले ही कि जो उठा हुआ भाग होता है वो उत्तल होता है, धसा हुआ भाग क्या होता है, अवतल होता है। तो अगर हमने इसके उठे हुए भाग पर पॉलिश की तो इसका चिकना चमकदार तल कौन सा हो गया, धसा हुआ हो गया। तो ये हमारा कौन सा दर्पण बना, अवतल दर्पण बन गया। और अगर हमने धसे हुए भाग पे पॉलिश कर दी तो हमारा उठा हुआ भाग कौन सा बन गया, उत्तल दर्पण बन गया। अब अवतल दर्पण की बात अगर हम करें तो इसको इंग्लिश में हम लोग कॉनकेव मिरर बोलते हैं और इसको हम लोग कॉन्वेक्स मिरर। तो हमारे पास अब दो दर्पण और आ गए, कौन कौन से, एक अवतल दर्पण हो गया और एक उत्तल दर्पण हो गया। यानी अगर हमारा परावर्तक तल अवतल है तो वो अवतल दर्पण, और परावर्तक तल हमारा उत्तल है तो वो क्या हो गया, उत्तल दर्पण। अब उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण, गोली दर्पण जो भी हमारे हैं, इनसे संबंधित कुछ परिभाषाएं होती हैं, कुछ पॉइंट्स होते हैं, कुछ बिंदु होते हैं जिन्हें आपको पहले जानना आवश्यक है। उसके बाद इसके द्वारा हम लोग परावर्तन पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहला काम हमें ये देखना है कि जो हमारा दर्पण है ये कौन सा दर्पण हुआ और ये कौन सा दर्पण हुआ। क्योंकि इसमें हमने उठे हुए भाग पे पॉलिश की है तो ये हमारा कौन सा हो गया, अवतल दर्पण हो गया, और ये क्या हो गया, उत्तल दर्पण हो गया। अब आप ये देख सकते हो कि इस जो दर्पण हमारा है वो जितना बड़ा है, जितना बड़ा मतलब कि उसका जितना व्यास है वो हमारा क्या कहलाता है, उसका एपरेचर या द्वारक कहलाता है। पहला वर्ड हमारा यहाँ पे बना द्वारक, इंग्लिश में हम लोग एपरेचर बोलते हैं। यानी इसका जितना बड़ा दर्पण होगा उसका द्वारक उतना ही ज्यादा होगा, और जितना छोटा दर्पण होगा उसका द्वारक उतना ही कम होगा। यानी एम एन हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सपोज एम एन जो है हमारा, ये इसका द्वारक होगा। अब दर्पण का जो मध्य बिंदु होता है इसे हम लोग P से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होता है दर्पण का ध्रुव, पोल, इंग्लिश में पोल बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा दर्पण का ध्रुव। अब चूंकि ये जो हमारे गोली दर्पण है किसी ना किसी गोले के एक भाग है, तो अगर इस गोले को हम पूरा करें, सपोज ये हमने गोला पूरा किया, इसका भी गोला हमने पूरा किया, तो इस गोले का कोई ना कोई केंद्र होगा, इस गोले का भी कोई ना कोई केंद्र होगा। तो केंद्र को हम लोग सेंटर इंग्लिश में बोलते हैं, इसलिए सी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ पर ये जो जिस भी गोले का भाग है उस गोले का जो केंद्र है उसको हम लोग बोलते हैं वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो यहाँ पर ये भी आपका क्या है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है सेंटर ऑफ कर्वेचर और ध्रुव को मिलाने वाली जो रेखा होती है ये हमारी होती है मुख्य अक्ष, इंग्लिश में प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं। ये हमारी क्या हो गई, मुख्य अक्ष हो गई, प्रिंसिपल एक्सिस। अब सेंटर ऑफ कर्वेचर से ध्रुव तक की दूरी, यानी एक तरह से देखा जाए तो ये क्या है, त्रिज्या है। तो इसको हम लोग कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ये हमारा क्या हो गया, कैपिटल आर। इसे हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो ये दर्पण की क्या है, वक्रता त्रिज्या, यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। इसको क्या बोलेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर। अब एक पॉइंट जो सबसे मेन है दर्पण के लिए वो हमारा आता है, एक पॉइंट होता है फोकस। तो ये फोकस कहां से आता है, फोकस को हम लोग F से रिप्रेजेंट करते हैं। अब ये फोकस कहां से आता है, एक्चुअल में फोकस की जो परिभाषा होती है वो क्या है कि कोई भी दर्पण अगर आपके पास है, गोली दर्पण है, सारे पॉइंट्स हमने आपको बताए, ये मुख्य अक्ष हो गई, ये P हो गई,
ये सेंटर ऑफ कर्वेचर हो गया। अब मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं उसे हम लोग क्या कहते हैं? दर्पण का फोकस कहते हैं। क्या है? मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं वो बिंदु हमारा क्या होता है? फोकस कहलाता है। तो यहाँ पे F जो कैपिटल F है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? फोकस कहलाएगा। इसी तरह से अगर हम उत्तल दर्पण में बात करें, ये तो अवतल दर्पण था, उत्तल दर्पण में अगर हम बात करते हैं तो ये हमारे पास ध्रुव हो गया, इधर कहीं सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये आई मुख्य अक्ष के समांतर कोई किरण आई। अब चूंकि इसमें परावर्तन आपका इधर होगा, ये परावर्तन हो गया, इसमें वास्तव में कोई किरण एक दूसरे को कट नहीं करेगी, तो इसको बैक साइड में अगर हम प्रोड्यूस करते हैं दर्पण के पीछे तो ये एक दूसरे को किसी बिंदु पे कट कर रही है, आभास हो रहा है कि इस बिंदु पे कट करती है, तो ये बिंदु हमारा क्या हो गया? फोकस। तो हम उत्तल दर्पण में परिभाषित अगर करेंगे तो क्या लिख सकते हैं कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली किरणें परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु से होकर जाती हैं यानी अवतल दर्पण, या आती हुई प्रतीत होती है यानी उत्तल दर्पण, को हम लोग क्या कहते हैं? मुख्य फोकस कहते हैं। इसे हम लोग कैपिटल F से प्रदर्शित करते हैं। अब एक पॉइंट और हमारे पास आ जाएगा, फोकस से ध्रुव तक की दूरी स्मॉल f, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? स्मॉल f। तो ये पॉइंट हमारा क्या होता है? फोकस दूरी। फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ स्मॉल f से रिप्रेजेंट करेंगे कि क्या है? फोकस से ध्रुव तक की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। तो ये तो हमारे थे कुछ गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं थी। अब इससे संबंधित प्रतिबिंब का कैसे बनना है, या फोकस और वक्रता, फोकस दूरी और वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध होता है, इससे प्रतिबिंब किस प्रकार से बनते हैं, उसको मैं अपने नेक्स्ट वीडियो में शेयर करूंगी। थैंक यू।